सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ इसरार खान। रावलपिंडी शहर से प्रोग्राम बोल जमूर के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाज़रीन, एक सर्वे के मुताबिक पाकिस्तान में 70 लाख अफराद मनशियात के आदी हैं। आज हम बात करेंगे अपने प्रोग्राम में रावलपिंडी शहर के हवाले से। रावलपिंडी शहर में मनशियात फरोशी का कारोबार उरूज पर है। मनशियात के हज़ारों ऐसे लोग हैं जो कि इसकी लत में पड़ चुके हैं। क्या इक़दाम किए जा रहे हैं, पुलिस का क्या मौक़िफ़ है, पुलिस का अब तक मनशियात फरोशी को रोकने के लिए क्या कारकर्दगी रही है, और साथ साथ आवाम का इस बारे में क्या कहना है। और अगर हम बात करेंगे आखिर में एंटी नारकोटिक फ़ोर्स के हवाले से। एंटी नारकोटिक फ़ोर्स मनशियात की स्मगलिंग के हवाले से ना सिर्फ सरगर्म अमल है, बल्कि मुआशरे में ऐसे अफराद जो कि मनशियात के आदी है, उनकी रिहेबिलिटेशन सेंटर में बाकायदा इलाज करके दोबारा मुआशरे का बाइज़्ज़त शहरी बनाने की कोशिश की जा रही है। ये सब कुछ आज के हमारे इस प्रोग्राम में हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे, तो आइए मेरे साथ। रावलपिंडी शहर में भी मनशियात के आदी अफराद जो है ना, वो यहाँ पर मुख्तलिफ़ इलाकों में, और ये इलाका है बन्नी का, जहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग जो है वो मनशियात के आदी, और स्पेशली जो नौजवान तबका है वहाँ पर जो है वो मनशियात की लानत में गिरफ्तार है। यहाँ पर जो मुकामी लोग हैं हम उनसे बात करते हैं, उनसे जानते हैं। अच्छा, ये बताएं, ये जो लोग यहाँ पर जो नशा कर रहे हैं आजकल, आपने देखा होगा आपके इर्द गिर्द चारों तरफ कोई ड्रग्स ले रहा है, कोई हेरोइन पी रहा है, कोई शीशा पी रहा है, कोई आइस पी रहा है। क्या वजह है, क्यों ये लोग नशा क्यों कर रहे हैं? वो इसकी वजह यह है कि इनको कोई पूछने वाला नहीं है। अगर कोई पूछने वाला हो या हमारी इंतज़ामिया हो तो इनको पूछे कि भाई तुम यहाँ पे क्यों बैठे हो, क्या वजह है। चाइना के अंदर आपने देखा अफीमी थे, सारे उन्होंने भरे, पूरा जहाज़ भर के और समंदर के बीच में जाकर डुबा दिया उनको, सारे ख़त्म हो गए। वहाँ पे एक अफीम ही नहीं है। मल्ला पूरा तंग है, मल्ला क्या पूरा पाकिस्तान तंग है। नहीं तो आप नहीं समझते कि ऐसे लोग की इस्लाह की ज़रूरत है, इनका इलाज करके इनको मुआशरे का बाइज़्ज़त शहरी बनाया जा सकते हैं? नहीं, कौन शहरी बनाए, हुकूमत ही बना सकती है ना। हुकूमत कोई नज़र ही नहीं रखती इनके ऊपर। जी बताएं, ये जो यहाँ पर लोग जो ये नशा कर रहे हैं, आप ये जो यहाँ पर सारा आबादी वाला शहर है, बच्चे हैं, ये छोटे छोटे बच्चे स्कूल जा रहे हैं, ये देखिए स्कूल से आ रहे, ऐसे माहौल में ये जब दाएं बाएं अपने देखते हैं ऐसे लोगों को जो कि नशा कर रहे हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के ड्रग्स ले रहे हैं, क्या इन पे ऊपर क्या असर पड़ता है? सर, बच्चों पे तो गलत असर पड़ता है। ज़ाहिर बात है, बच्चे स्कूलों में जाते हैं, सुबह सुबह का टाइम होता है, ये सारे मनशियात वाले जो पोड्री शोड्री हैं इलाके में बैठे होते हैं, सुबह सुबह पाउडर भी होते हैं। ज़ाहिर बात है बच्चों पर किस तरह का असर जाएगा, आपको समझदार है। तो इस बारे में इलाका पुलिस या इंतज़ामिया ने कोई एक्शन लिया? आप लोगों ने कभी अपने इज्तिमाई तौर पर कोई कोशिश की है कि किस तरीके से इस माफिया के ख़िलाफ़ कोई ऑपरेशन किया जाए, इन लोगों के ख़िलाफ़ कोई ऑपरेशन किया जाए? सर, ऑपरेशन तो पुलिस वालों ने करना होता है ना, इलाके वालों ने तो नहीं करना होता। हमारी भी इतनी उम्रें हो गई, काफ़ी टाइम से हम देख रहे हैं ये सिलसिला चल रहा है। आप सामने देख सकते हैं, अगले रोड पे देख सकते हैं, पूरे इलाके में पोड्री इस तरह के आपको मिलेंगे, बैठे हुए हैं, रोडों पे बैठे हुए हैं, कोई अमल दरामद नहीं है, कोई ऑपरेशन नहीं होता, इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही, कोई कार्रवाई नहीं हो रही। ये भाई हमारे साथ एक और मौजूद है, क्या समझते हैं आप कि ऐसे लोगों के ख़िलाफ़ क्या किस किस्म की कार्रवाई करनी चाहिए? कि या तो ये भी हमारे माशरे का एक हमारी और आपकी, हम सब की औलादों में से है, हमारे भाइयों में से, जो आज ये मुआशी मसाइल या जो समाजी मसाइल है उनकी वजह से ये नशा कर रहे हैं। किस किस्म की इनकी ट्रीटमेंट होनी चाहिए, क्या करना चाहिए, हुकूमत को कौन से इक़दाम करने चाहिए? हुकूमत को ये करना चाहिए भाई, इनके लिए एक बाकायदा हॉस्पिटल होना चाहिए, एक इदारा होना चाहिए जहाँ पे इनका इलाज होना चाहिए। और दूसरी बात यह, आजकल यहाँ पे ये हालात है कि इन्होंने छुरियाँ रखी हुई हैं इतनी बड़ी बड़ी, और ये एक एक नहीं और तीन तीन चार चार इकट्ठे आते हैं। रिसेंटली 4 दिन पहले मैंने यहाँ से 4 पोड्री भगवाए हैं, और उन चारों के पास खंजर थे, इतने बड़े बड़े खंजर थे, जो आता था उसको खंजर दिखा के किसी से फ़ोन स्नैच कर रहे हैं, किसी से पैसे ले रहे हैं, किसी से क्या कर रहे हैं। ये डेली बेसिस पे ये काम है। तो इस बारे में आपने मुताल्लिका पुलिस से कोई रब्ता कायम किया? कुछ भी नहीं भाई, कोई भी करता, कुछ भी नहीं करते। पुलिस वाले खुद इनसे जान छुड़वा रहे हैं। क्या समझते हैं इनको ये जो नशा है कहाँ से मिलता है, कौन सप्लायर? यहाँ पे आके आइस, चर्च, पाउडर यहाँ पे आके इनको दे के जाते हैं बाकायदा बाइक्स पे लोग।
ये मेरी सामने शॉप है, कितना एक हम किसी को भगाएंगे ये बताएं। अब ये एरिया है, यहाँ पे देखिए वो छोटे छोटे से बच्चे हैं, सोसाइटी पे गलत असर पड़ता है, सोसाइटी के बच्चों पे गलत असर पड़ता है। देखिए ये स्कूल बेटा ये बताएं, आप स्कूल से आ रहे, पढ़ के आ रहे हैं, क्या लगता है आपको, अच्छा लगता है ये जो आप ये यहाँ पे पड़े हुए होते हैं? बिल्कुल जी, होश में नहीं होते, ये खड़े हुए हैं, क्या बात है, क्या नशा करते हो, क्या नशा करते हो? हम भी पोल्ट्री सीखते हैं। कहाँ से लेते हो? इधर दे जाते हैं, खुद ही कितने की पुड़िया है? देते 200 की। पैसे कहाँ से लाते हो? पैसे ये सारा दिन फेरी करते हैं, ये कबाड़ खाने से। कबाड़ खाने से? चोरी भी करते हो? नहीं, ये गत्ता इकट्ठा करते हैं, कोई थोड़ी बहुत छोटी मोटी चोरी कर ले? इकट्ठा करते हैं, वो रात को नींद आती, सो जाते हैं, सुबह रोजाना पे ले आके ले जाते हैं, उठा के ले जाते हैं, सो के सामान, आप सोया हुआ सामान उठा के ले जाते हैं। तो क्यों करते हो नशा? वो परेशानी होती है, बस ये कि सामान उठा के ले गए, बाद में परेशानी की हालत में ये फिर लग जाता है बंदा। लम्हा फिक्रिया है यहाँ पर के बाकायदा एक मुनज़्ज़म ग्रोह है जो कि यहाँ पर लोगों को पहले फ्री में नशा देता है ताकि वो जो नस्ल हमारी है वो इसकी आदी हो जाए। उसके बाद बाकायदा जब वो आदी हो जाते तो उनसे रकम का तकाजा किया जाता है, और जब रकम का तकाजा किया जाएगा तो यकीनी तौर पर वो फिर चोरी भी करेगा, कोई भी गलत काम करेगा, और अपना नशा पूरा करने के लिए हर वो गलत काम करने के लिए तैयार होगा। इस बारे में मंशियात फरोशों के बारे में, इनके ख़िलाफ़ ये जो मुनज़्ज़म ग्रोह यहाँ पर काम कर रहा है, पुलिस की क्या कारकर्दगी है, पुलिस क्या इन जो मंशियात फरोश है इनके ख़िलाफ़ अब तक की जो कारकर्दगी है, क्या इन ग्रोह को पकड़ने में कामयाब हुई है या फिर पुलिस की इन्वॉल्वमेंट से ये सारा काम हो रहा है, इस बारे में हम जानेंगे एसएसपी ऑपरेशन रावलपिंडी से, उनका मौक़िफ़ जानेंगे, और उसके बाद हम बात करेंगे एएनएफ के हकाम से जो कि पूरे रावलपिंडी की तरह पाकिस्तान भर में जो मनशियात की स्मगलिंग के हवाले से ना सिर्फ सरगर्म अमल है। जी बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद है एसएसपी ऑपरेशन हाफिज़ कामरान असगर साहब के साथ, और जानेंगे कि रावलपिंडी शहर में अब तक जो मनशियात फरोशों के ख़िलाफ़ की जाने वाली जो कार्रवाइयाँ हैं या जो फ्यूचर प्लान है किस तरीके से, और ख़ुसूसन तालीमी इदारों में जो ड्रग्स सप्लाई की जा रही है और वो जो ग्रोह है जो पकड़ने में नहीं आ रहे, इनके ख़िलाफ़ इनके क्या इक़दामात है। मज़ीद ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि अब तक कितने लोगों को गिरफ्तार किया जा चुके हैं, कि आवाम इस बारे में इनसे मुतमईन है या नहीं। तो जानते हैं कामरान असगर साहब के साथ। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम जी, बहुत शुक्रिया। थोड़ा सा मैं थोड़ा सा इंट्रो करूँगा पहले अपनी बात का, वो ये है कि हमारी प्रायोरिटीज़ जो क्राइम फ़ाइट हम करते हैं उसमें 3 हम प्रायोरिटीज़ रखें। उसमें सबसे पहली प्रायोरिटी हम बेसिक क्राइम की फाइटिंग करते हैं, प्रिवेंशन और डिटेक्शन की सूरत में। दूसरा हमारी कोशिश होती है कि किसी भी सूरत नारकोटिक्स जैसा जो घिनौना फेल है उस पर कंट्रोल किया जा सके। और तीसरा हमारी कोशिश होती है कि जो ऐसे अनासर जो कि सोसाइटी में शर पसंद हों, जो हमारे प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर्स हैं, ये कोर्ट एब्सकॉन्डर्स हैं, उनको हर सूरत जो है अरेस्ट किया जाए और उनको प्रोसिक्यूट किया जाए कोर्ट्स में। अब हम स्पेसिफिक बात करते हैं सेकंड पॉइंट पे जो कि नारकोटिक्स के सिलसिले में है। उसमें हमारा बहुत ज़्यादा फोकस रहता है और हमने एक प्रॉपर कैंपेन की तरह है हमारा बेसिक काम, हम उसको लेकिन एक प्रॉपर एक पूरी ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट के तौर पे हम चलाने की कोशिश करते हैं। और हमने इस पूरा साल जो कि अभी हम 11th मंथ में है, हमने एक बड़ी एफर्ट की है कि इस कॉन्टीन्यूसली स्प्रेडिंग जो एक इवल है सोसाइटी का, उस पर किसी ना किसी तरह कंट्रोल किया जा सके। सर ये बताइए कि जो रावलपिंडी शहर में जो ड्रग माफिया है, जो बहुत बड़े गैंग्स है, अब तक कोई खातिर ख्वाह कोई बड़ी कामयाबी आपको मिली है या नहीं? जी देखें, रावलपिंडी क्योंकि एक ट्रांजिट सिटी है, ये 3-4 जो यूनिट्स हैं पाकिस्तान के, जिस तरह एक तरफ केपी है, एक तरफ हमारे आज़ाद जम्मू कश्मीर है, गिलगित बल्तिस्तान का रास्ता यहाँ से आता है, फिर एक तरफ पूरा जो प्रोविंस है पंजाब का उसकी बाउंड्री डिस्ट्रिक्ट है। तो ट्रांजिट सिटी होने की वजह से यहाँ से ड्रग्स का फ़्लो मुख्तलिफ डायरेक्शंस में लोग करने की कोशिश करते हैं। तो हम पूरी कोशिश करते हैं कि हर तरह इस नेटवर्क को तोड़ा जा सके। अब मैं समैरिली आपको बताऊंगा तो तकरीबन 2196 लोग जो हैं इस साल में हमने अरेस्ट किए, जिसमें 18 बड़े डीलर जो सप्लायर हैं, जो कि बहुत बड़े बड़े सप्लायर्स हैं, वो हमने अरेस्ट किए। और इसमें हमने हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ केजी जो है वो चरस और इसमें हीरोइन, लिक्वर, आइस, उस पे काम किया। लेकिन ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक कॉन्टीन्यूड एफर्ट चाहिए होती है, एंड वी कीप फोकसिंग ऑन इट कि हम इस नासूर को किसी ना किसी तरह कंट्रोल में रखें, और जितनी कोशिश हम करें उतना कम है, इसलिए हम अपनी फोकस को हमेशा इस पे कायम रखते हैं।
अच्छा सर, तालीमी इदारों में आजकल स्पेशली जो हमारा नौजवान जो तबका है उसको टारगेट किया जा रहा है। इस बारे में रावलपिंडी में जितने भी तालीमी इदारे हैं और काफ़ी यानी कि लोग पकड़े भी गए हैं जो कि ड्रग सप्लाई कर रहे थे, इसके लिए कोई बाकायदा रेकी सिस्टम या इस किस्म का इंटेलिजेंस सिस्टम बनाया गया है जिनकी बुनियाद पर ऐसे लोगों का कला कमा किया जा सके? जी अनफॉर्चुनेटली, और इसमें मैं एक चीज़ आपको एडिशन करूँगा कि जो हमारे पोश एरियाज़ के कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें आइस ड्रग्स की जो सप्लाई है, ये एक नया कॉन्सेप्ट आया ड्रग सप्लाई का कि आप वॉक इन करते हैं, आके अपनी मुख्तलिफ आपने पॉइंट्स रखे होते हैं, उस पर आप वो पोश तरीके से लाइक कैफ़ेज़ या कहीं पे आप जाके वो स्टूडेंट्स को देते हैं और उससे फिर आप वापस आ जाते हैं। वहाँ पे परमानेंट आप अपने आप को पोजीशनिंग नहीं करते ताकि पुलिस आपको अरेस्ट ना कर सके। इसमें हमने ये किया कि कम्युनिटी में हमने कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में एक अवेयरनेस कैंपेन के साथ हमने अपने लोग जो है किसी ना किसी सूरत में प्लांट करने की कोशिश की कि हमें अंदर से इंफॉर्मेशन आए कि कौन ये सप्लाई चेन चला रहा है। और इसमें एक चीज़ बड़ी मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि हमने 12 ऐसे गैंग्स अरेस्ट किए जो कि स्कूलों, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ को आइस, हीरोइन, इस तरह की जो ड्रग्स सप्लाई करते थे। लेकिन अभी भी मैं समझता हूँ कि ये काविश मैनी फोल्ड्स करने की ज़रूरत है। हमें स्कूल कॉलेजेस पे और ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है, बिकॉज एक जो हमारी जनरेशनल इशू बन रहा है, जो ड्रग्स की वजह से अगर कोई ख़राब हो रहा है तो फिर लाइफ लॉन्ग उसकी जो डिस्ट्रक्शन है, तो इस पे जितना काम किया जाए उतना कम है। लेकिन वी आर वेरी मच फोकस्ड ऑन दी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस कि हम इसमें से ड्रग्स का खात्मा कर सकें। सर, आवाम का ये कहना है कि पुलिस जब भी आती है मुख्तलिफ इलाकों में तो बजाय इसके कि मंशियात फरोशों को पकड़ा जाए, वो लोग जो कि मंशियात पी रहे होते, जो कि उसके आदी होते, जिनको नॉर्मली तौर पे हम कुछ भी कह सकते हैं, उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। इस बात में कितनी हकीकत है? जी, मैं ऑब्वियसली मैं डिनाइल मोड में नहीं हूँ कि हम हर चीज़ को कहें कि सब ठीक है। ऐसे कभी कभी केसेस सामने आते भी हैं, लेकिन हमारा फोकस जो है वो सप्लायर्स और जो सेलर्स हैं उस पे होता है। लेकिन ऑब्वियसली सोसाइटी में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आप सेल भी कर रहे होते हैं और कंज्यूम भी कर रहे होते हैं, तो उनको भी हम अरेस्ट करते हैं। लेकिन ऐसे लोग जो कि काबिल तरस हैं और जिनकी रिहेबिलिटेशन का प्रोसेस है, उसके लिए हम काम करने की कोशिश करते हैं मुख्तलिफ इदारों के साथ। और वो हम कोशिश करते हैं कि जिन लोगों को ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, बजाय इसके कि उनके साथ हमदर्दी की जाए, उन पे हम और बोझ ना डालें। लेकिन वी ट्राई आवर बेस्ट कि हम सप्लायर्स और डीलर्स को जो है ना वो नैप करें। अगर किसी इलाके में इस किस्म की कोई शिकायत मौसूल होती है कि जहाँ पर ड्रग्स वगैरह बेची जा रही है या सप्लायर्स है जो लोग ये काम कर रहे हैं, और अगर इलाका पुलिस उसके बारे में कुछ सुनवाई नहीं होती, तो क्या तरीक़ाकार है, किस तरीके से पुलिस के आला काम को अप्रोच किया जाएगा? क्या कोई विजिलेंस कमेटी या कोई इस किस्म की हेल्पलाइन, क्या तरीक़ाकार है? एक तो सबसे बेसिक जो हमारी हेल्पलाइन है 15। उसके अलावा अगर आप समझते हैं कि लोकल पुलिस में आपको कोई सस्पिशियस ऐसा लगता है कि उसमें हमारा काम नहीं हो रहा, तो हमारे एक हेल्पलाइन है इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस की 1787, उस पर आप बात कर सकते हैं। फिर हमारे सेंट्रल पुलिस ऑफिस में जो रावलपिंडी में एक मोबाइल नंबर है टेक्स्ट टू CPO, उस पर आप बात कर सकते हैं। और मेरी आपसे गुजारिश होगी कि आप उन्हें इस चीज़ के बारे में आगाही दें कि जितनी भी हेल्पलाइंस हैं, अगर आप उस पर बात करते हैं या उस पर आप कॉल करते हैं और आप लोकल पुलिस की भी अगर कंप्लेंट करते हैं या किसी भी चीज़ की आप कंप्लेंट करना चाहते हैं, तो आप देखेंगे कि हम आपको रिस्पॉन्ड करेंगे। तो हम हर वक्त मौजूद हैं और हमारी कोशिश है कि हम लोगों के लिए सर्व करें, कम्युनिटी की हेल्प करें, बिकॉज ये कोई एहसान या कोई ऐसी चीज़ नहीं है। इसीलिए यहाँ पे मौजूद हैं और हमें इसीलिए गवर्नमेंट जो है वो लाती है इन पोस्ट पे कि हम लोगों की मदद कर सकें और उन लोगों को ऐसे नासूर और ऐसी जो बुराइयां हैं सोसाइटी की उनसे बचा सकें। जी तो नाज़रीन, इस वक्त हम आ चुके हैं एंटी नारकोटिक फोर्स रावलपिंडी इस्लामाबाद के ऑफिस में, और यहाँ पर मौजूद जो अफसरान हैं उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि मंशियात के ख़िलाफ़ होने वाली एंटी नारकोटिक्स फोर्स की जो कार्रवाइयाँ हैं उनके बारे में उनसे जानेंगे, नंबर ऑफ फिगर जानेंगे, अब तक कितने मुल्ज़मान को गिरफ्तार किया जा चुका है, कितनी ड्रग्स बरामद की जा चुकी है। पहले तो ये बताइए कि वैसे तो एंटी नारकोटिक फोर्स फील्ड में जो है ना बड़ी ऑपरेशनल है, रोज़ाना की बुनियाद पर काफ़ी जो है ना वो स्मगलर्स को गिरफ्तार किया जाता है। और यही मुझे ज़रा बता दें कि मंशियात की रोकथाम के हवाले से अगर ANF की बात करें तो आप कहाँ पर देखते हैं, इसकी कारकर्दगी को आप कहाँ पर देखते हैं? सेकेंडली ये बताएं कि ऐसे कौन से इक़दाम हैं जिनके ज़रिए मंशियात से पाकिस्तान मुमकिन होगा?
बहुत शुक्रिया जी। मैं आपकी तवज्जो से बताना चाहता हूँ कि ANF जो है अपने महदूद वसाइल और लिमिटेड मैन पावर्स के होते हुए पूरे क्रॉस द बोर्ड पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान से बाहर जाने और आने वाली तमाम जो एंट्री एग्ज़िट पॉइंट्स हैं और सी पोर्ट ड्राई पोर्ट्स के ऊपर जो अपनी ड्यूटी जो है वो 24 घंटे अंजाम दे रही है। और इसी के अंदर जो ANF है उसने इस साल 2024 में टोटल जो हैं वो अपने 1746 ऑपरेशंस किए हैं क्रॉस द पाकिस्तान, और उसके अंदर जो 125 टन मनशियात जो ANF ने बरामद की है, और टोटल जो मुल्ज़मान है वो 1793 जो हैं उनको गिरफ़्तार किया है और उनको प्रोसिक्यूशन के लिए पुट इन कोर्ट किया है। और उसके साथ जो ख़वातीन हैं उसकी तादाद जो है वो 141 है इन जो गिरफ़्तार होने वाले मुल्ज़मान हैं, और 52 इसके अंदर गैर मुल्की भी जो हैं ANF ने गिरफ़्तार किए हैं। अच्छा सर, ये बताइए कि जिन लोगों को गिरफ्तार किया जाता है उन पे FIR जो है वो कैसे लॉन्च होती है? पुलिस ऑन बोर्ड होती है आपके साथ, क्या तरीकाकार होता है? तो देखें जी, ANF के पास तमाम पुलिस की पावर्स हैं, अपने पुलिस स्टेशन हैं। तो ANF जब भी किसी जगह से सीजर करती है तो ऑन द स्पॉट जो होता है उसकी कंप्लेंट बनाकर पुलिस स्टेशन को रवाना कर दी जाती है अलॉन्ग विद अक्यूज्ड और केस प्रॉपर्टी जो होती है, और वहाँ पर जो FIR दर्ज कर दी जाती है। पूरी इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस कंप्लीट होता है, केमिकल एग्जामिनर की रिपोर्ट्स सीखी जाती हैं जो कॉम्पिटेंट लेबॉर्ट्रीज होती है वहाँ से, और चालान का हिस्सा बनाकर अदालत में जमा करा दिया जाता है। तो ये सारा प्रोसेस इन्वेस्टिगेशन का और प्रोसिक्यूशन का ANF अपना खुद करती है, क्योंकि ANF खुद प्रोसिक्यूटिंग और इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है। अच्छा, पुलिस की इसमें बिल्कुल किसी किस्म की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती। ANF के केसेस अपने इंडिपेंडेंटली अप टू द सुप्रीम कोर्ट लेवल प्रोसिक्यूट होते हैं। अच्छा सर, ये बताइए कि जैसे कि आपको पता ही है कि मंशियात की बात अगर हम करें, ड्रग्स की बात करें, इस वक्त स्पेशली जो है हमारे जो तालीमी इदारे हैं, फिर उनमें यूनिवर्सिटीज़ है या फिर कॉलेजेस है, वहाँ पर जो आइस वगैरह दीगर जो ड्रग्स है इनका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हो गया है। इस हवाले से ANF के क्या इकदाम है? अब तक कितनी कार्रवाइयाँ की जा चुकी है, कितने लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है, प्लस इन फ्यूचर कौन से ऐसे इकदाम हैं जिनसे कि हम अपने स्पेशली जो नौजवान नस्ल है उसको ड्रग की लानत से बचा सकें? जी बिल्कुल, ये एक हकीकत है कि हमारी नौजवान नस्ल जो है उसका रुझान ड्रग्स की तरफ है। उसके काफ़ी मसाइल, वो एक अलग बात हो सकती है, बट अभी वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान और चीफ आर्मी स्टाफ की इंस्ट्रक्शन के ऊपर ANF ने एक स्पेशली अमूमी तौर पर तो ANF हर वक्त कार्रवाइयाँ करती रहती है अक्रॉस द जो एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स होते हैं उनके गिरदो नवाह में को कौन से अप्लाई कर रहा है। अंदर भी जो म्यूल्स हैं उनको वॉच लिस्ट में रखा जाता है, अरेस्ट भी होती हैं, लेकिन कौमी इदारों के अंदर जाकर इन यूनिफॉर्म वो एक SOPs के मुताबिक HEC के साथ मिलकर ANF एक प्रोग्राम के तहत काम कर रही है। और उसी प्रोग्राम के तहत ये है कि ANF ने अभी तक इस साल 42 यूनिवर्सिटीज़ को, पहले तो पाकिस्तान के अंदर सारी यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट बनाई हुई है, उस प्लान के साथ हम चल रहे हैं। अभी 42 यूनिवर्सिटीज़ के जो अंदर सर्च ऑपरेशन हुए हैं उसके गिरदोनवा में, और वहाँ पर जो है ANF ने 112 कार्रवाइयाँ की हैं, और 112 की कार्रवाइयों में ANF ने 127 मुल्ज़मान को जो है वो गिरफ़्तार किया है और 292 किलोग्राम जो मनशियात जो है वो बरामद किया है। उनका वही लीगल प्रोसेस FIR दे के इन लोगों को प्रोसिक्यूशन के लिए कोर्ट में फॉरवर्ड किया। अच्छा सर, स्पेशली अगर हम रावलपिंडी इस्लामाबाद की बात करें तो रावलपिंडी में कुछ ऐसे एरियाज़ है जैसे कि सोसाइटीज़ वगैरह, प्राइवेट सोसाइटीज़ है जहाँ पर पुलिस भी नहीं जाती है। उन सोसाइटीज़ में उनकी अपनी ही यानी कि सिक्योरिटीज़ कंपनीज बनी हुई है और अपनी ही एक कानून उन्होंने बनाया हुआ है, और बहुत ज़्यादा शिकायत है कि इन निजी सोसाइटियों में ड्रग्स वगैरह का बहुत बड़ा काम हो रहा होता है। वहाँ पर अब तक कोई ANF को कामयाबी मिली है, कोई अप्रोच किया है, उन्होंने जाने की कोशिश की है? यस, देयर आर केसेस, मैनी केसेस ANF ने ऑपरेट किया है। वो जो मल्टी गार्डेड सोसाइटी की बात करें, कैमराज भी होते हैं, इन्फॉर्मेशन होती है, ANF जाती है, प्रॉपर लीगल अथॉरिटी के साथ जाती है, होमवर्क के साथ जाती हैं, और उन सोसाइटीज़ के घरों में जो पार्टीज वगैरह होती हैं, चूँकि हमारा केस ड्रग के साथ रिलेटेड होता है तो उस हद तक हम पूरी कार्रवाई करते हैं, रिकवरीज करते हैं और उनको प्रोसिक्यूट करते हैं। ANF के लिए कोई हर्डल नहीं किसी सोसाइटी में जाने के लिए, और कोई हर्डल क्रिएट करता है तो उसके खिलाफ फिर हमारा जो सेक्शन 17 है CNS एक्ट का, उसमें कार्रवाई की जाती है, उस पर FIR में उसको ऐड कर दी जाता है। पूरे पाकिस्तान में ड्रग्स के ख़िलाफ़ सरगर्म अमल है, स्मगलिंग के ख़िलाफ़ मुख्तलिफ़ कामयाबियाँ मिल रही है। क्या वो कौन से ऐसे चंद पॉइंट्स हैं जिन पर अमल करके पाकिस्तान को ड्रग्स से साफ़ किया जा सकता है? सबसे पहली बात यह कि इसकी 3 साइड है। एक सप्लाई साइड है कि जहाँ से आपके पास ड्रग आ रही है वहीं पर उसको रोकना है एट द पॉइंट ऑफ एंट्रेंस। तो उसके लिए ANF हर एंट्री एग्जिट पॉइंट पे मौजूद है, पूरी कोशिश कर रही है अदर लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के साथ मिलकर। दूसरा, जो ड्रग विद इन पाकिस्तान आ जाती है तो उनको फिर विद इन पाकिस्तान जो ट्रांसशिपमेंट होती है, मूवमेंट होती है, वहाँ पे उसको सर्च सीजर करके उसका अरेस्ट की जाती है। दूसरी चीज़ होती है डिमांड रिडक्शन, जिसको हम अवेयरनेस के थ्रू करते हैं कि आपका जो कंज्यूमर है, स्टूडेंट है, किसी भी एज ग्रुप का जो
बंदा है जो इसको कंज्यूम कर रहा है उसको अवेयर करना है इसके बैड इफेक्ट से, तो कि उसको पता चले कि मैंने इस चीज़ के पास नहीं जाना। वो भी इफेक्टिवली एनफ कंपेन थ्रू आउट पाकिस्तान, थ्रू लेक्चर्स, थ्रू सेमिनार, डिस्कशन, HE के साथ मिलकर, यूनिवर्सिटीज़ के वाइस चांसलर के साथ मिलकर ये कंपेन, उसमें मीडिया का भी बहुत बड़ा रोल है। वो भी अपने तौर पर ANF के उन मैसेजेस को प्रोपोगेट करता है। और हमारी एंटी नारकोटिक फोर्स पॉलिसी भी है, एंटी नारकोटिक पॉलिसी 2019 है फेडरल गवर्नमेंट की, जिसके अंदर सारे हर इदारे का अपना रोल लिखा हुआ है, जिसके जरिए हम अवेयरनेस के थ्रू इस चीज़ को कम करते हैं, लोगों को अंदर से ये चीज़ ख़त्म करें कि उनकी डिमांड ही ना हो। तीसरी चीज़ होती है इंटरनेशनल कोऑपरेशन की, जो केसेस पाकिस्तान से बाहर जाते हैं या वहाँ से इन्फॉर्मेशन आती है, क्योंकि ये ड्रग स्मगलिंग का जो धंधा है ये सिर्फ पाकिस्तानी, पूरी ग्लोबल इंटरनेशनल लेवल पे ये लोग ऑपरेट कर रहे होते हैं। तो इसमें इंटरनेशनल जो इदारे होते हैं उनका भी रोल बड़ा अहम होता है। उसके साथ BNF ना सिर्फ कोऑपरेट करती है बल्कि उनके हर फोरम के ऊपर अपना पार्टिसिपेशन जो है वो अपनी एक्सपर्टीज भी शेयर करती है। अच्छा सर, ड्रग्स के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ तो जारी और सारी रहेगी। जहाँ तक हम मुआशरे की बात करें, मुआशरे में जो लोग मंशियात के ऑलरेडी आदी हो चुके उनकी असलाह के लिए रिहेबिलिटेशन सेंटर्स आपके पूरे पाकिस्तान में काम कर रहे हैं। ये बता दें उनकी कितनी तादाद है, कितने मरीज़ वहाँ पर इलाज कर रहे हैं, क्या क्राइटेरिया है, किस तरीके से वहाँ पर जो है मरीज़ को लिया जाता है, ये ज़रा बता दें प्लीज़। उसके सबसे पहले बात तो ये कि 7 इस्टम मराकीज़ हैं पूरे पाकिस्तान में जहाँ ANF के थ्रू रिहेबिलिटेशन का प्रोसेस चल रहा है। चूँकि ANF जो डायरेक्टली फेडरल गवर्नमेंट की फंडिंग से इदारा चल रहा है रिहेबिलिटेशन का, वो इस्लामाबाद हुमक में वाक़ है और वहाँ पे उसका ट्रीटमेंट हो रहा है। बाकी जो 6 इदारे हैं उनमें 3 जो हैं वो कराची में जो सिंध गवर्नमेंट की फंडेड है, एक हैदराबाद में है, एक सक्कर में और एक कोयटा में। टोटल मिला के 7 जगहों पर ट्रीटमेंट जो है वो ANF की अंडर सुपरविजन हो रही है। और इन जगहों से अभी तक 28,000 से ज़्यादा लोगों का ट्रीटमेंट हो चुका है और रिहेबिलिटेशन के लिए उनको वापस अपने फैमिलीज़ के साथ भेज दिया गया और कुछ लोग अपनी सोसाइटी के दोबारा रीइंटीग्रेट हो चुके हैं। और अभी करंटली जो है पिछले साल जो है वो 2304 लोग जो हैं उनका जो है वो इलाज हुआ है और वो ट्रीटमेंट बिल्कुल विदाउट एनी अल्टरनेट मेडिसिन फ्रेश होकर अपनी वो ज़िंदगी में वापस चले गए हैं। और इस तरह से जो अभी ज़ेर इलाज है तकरीबन 500+ लोग जो हैं अभी इन तमाम मराकज़ के अंदर अंडर ट्रीटमेंट हैं। अच्छा सर का ये कहना है कि बिल्कुल एंटी नारकोटिक फोर्स जो है वो मसरूफ़ अमल है मंशियात के ख़िलाफ़। और अगर हम बात करें रिहेबिलिटेशन सेंटर की, तो रिहेबिलिटेशन सेंटर की जो तादाद है वो इतनी कम है कि इस वक्त एंटी नारकोटिक फोर्स के पास 10,000 के करीब दरख्वास्तें लाइन में है जो लोग के इलाज करवाना चाहते हैं। यकीनी तौर पे ये तादाद हज़ारों में नहीं बल्कि हो सकता है पूरे पाकिस्तान में लाखों में हो, लेकिन हुकूमत वक्त की ज़िम्मेदारी बनती है कि इस किस्म के जो मराकज़ है उनकी तादाद बढ़ाई जाए, जहाँ पर हज़ारों की तादाद में बेड्स लगाए जाएँ ताकि बर वक्त नशे के इन आदी अफराद का इलाज मुमकिन हो सके। हम चलेंगे अभी हुमक में एंटी नारकोटिक फोर्स के इस रिहेबिलिटेशन सेंटर की तरफ और वहाँ जाकर जो मरीज़ ज़ेरे इलाज है उनसे जानने की कोशिश करेंगे किस तरीके से उनका इलाज किया जा रहा है और उनका जो है उनको मुआशरे का एक बाइज़्ज़त शहरी बनाने में ANF का क्या किरदार है। जी नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद है यहाँ पर रावलपिंडी इस्लामाबाद का इलाका है जहाँ पर ये ANF का बहाली मरकज़ है और यहाँ पर मंशियात के आदी अफराद का इलाज किया जाता है। हम यहाँ पर पहुँच चुके और यहाँ पर अंदर जाएंगे और अंदर जाके यहाँ के जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ है उनसे बात करेंगे। यहाँ पर जो मरीज़ जो कि मंशियात का जिनका इलाज हो रहा है उनसे बात करेंगे, उनसे कोशिश करेंगे कि क्या फ़ील हो रहा है उनको अब बेहतरी की तरफ जाते हुए। और मज़ीद यहाँ पर जो डॉक्टर्स हैं, जो केयरिंग स्टाफ यहाँ पर मौजूद है, उनसे बात करेंगे कि आया किस तरीके से कैसा इलाज किया जाता है उनको और वो कौन से तरीके जिन पे कारामद रहते हुए मंशियात से बचा जा सकता है। अच्छा सर, पहले तो हमें थोड़ा सा आप विज़िट कराएं, बताएं कि किस तरीके से इस बहाली मरकज़ में रजिस्ट्रेशन का क्या तरीक़ाकार है, किस तरीके से रजिस्ट्रेशन होती है, स्टेप बाय स्टेप क्या तरीक़ाकार है, ये सारी चीज़ें आप हमें बताती जाइए। मैं आपको ब्रीफ करता हूँ जी। ये हमारा रिसेप्शन है जी, ये रिसेप्शनिस्ट हमारा बैठा हुआ है। इसका तरीकाकार ये है कि ये कंप्यूटर आप देख रहे हैं, कोई पेशेंट अगर टेलीफोन कॉल करके भी अपने आप नाम रजिस्टर कर सकता है और फिज़िकल भी आके जी वो यहाँ पे अपना नाम रजिस्टर करते हैं। तो हम नाम रजिस्टर करते हैं पेशेंट का, उसको एक स्लिप इशू करते हैं। उस स्लिप के ऊपर कुछ 7 किस्म के टेस्ट होते हैं, वो हम बताते हैं कि जी वो अपने टेस्ट करवा लें।
और हम उसको वेटिंग लिस्ट में डाल देते हैं। जैसी उसकी टर्न आती है हम उसको कॉल करते हैं और वो पेशेंट आ जाता है। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताइए कि जो यकीनी तौर पे जिस वक्त पेशेंट आपके पास आता है और उस जो उसका फर्स्ट स्टेज होता है, और वो स्टेज एक ऐसा होता है कि वो बिल्कुल पागल हुआ होता है, उस वक्त उसकी ट्रीटमेंट करना कितना कुछ मुश्किल होता है, ये बताएं ज़रा। बिल्कुल, जैसे कि आप जानते हैं कि जो ड्रग एडिक्ट्स हैं हमारे पास, इनको हम क्रिमिनल्स नहीं बल्कि एक पेशेंट के तौर पे ट्रीट करते हैं, और ये एक ऑलरेडी बहुत चैलेंजिंग पॉपुलेशन है हमारी। तो जो इनका फर्स्ट फेज़ है वो सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग होता है, क्योंकि आप जब उनको यहाँ दाखिल कर लेते हैं तो मरीज़ से आप नशा बिल्कुल छुड़वा देते हैं। तो जब वो नशा छूट जाता है तो जिसको हम क्रेविंग कहते हैं या मरीज़ को जो तलब होना है, उसमें मरीज़ की हालत के अंदर बहुत ज़्यादा बेचैनी होती है। तो इस स्टेज के अंदर हम फिर मरीज़ को बहुत ज़्यादा क्रिटिकली ऑब्ज़र्व करते हैं। मेरे साथ मेरा पूरा पैरामेडिकल स्टाफ, हमारे अस्पताल की जो इंतज़ामिया है सारे, वो उसके ऊपर कड़ी नज़र रखते हैं, क्योंकि ये वो स्टेज होती है जिसमें मरीज़ ख़ुद को नुकसान भी पहुंचा सकता है। तो उसके मुताबिक फिर हम वक्त के साथ साथ उसका इलाज करते रहते हैं। अच्छा, कितने ज़्यादातर ये बताएं कि जो केसेस आपके पास जो पेशेंट आते हैं उनकी एज लिमिट क्या होती है, ये ज़रा बता दें। और सेकेंडली ये बताएं कि कौन सा ऐसा नशा है जो सबसे ज़्यादा मोस्टली जिसके पेशेंट यहाँ पर आते हैं। जी, एज लिमिट हमारी है कि हम 18 साल से ज़्यादा के जो लोग हैं उनको हम एडमिशन करवाते हैं। और पहले हमारा एक क्राइटेरिया होता था कि हम 50 ईयर्स तक की लेते थे, लेकिन अब उसमें हमने रिलैक्सेशन कर दिया कि अगर मरीज़ की हालत ठीक है, फिजिकली ही इज़ फिट, तो हम उसका एडमिशन कर लेते हैं। पहले अगर पिछले साल की आप बात करें तो हमारे पास हेरोइन के पेशेंट्स बहुत ज़्यादा थे, लेकिन अब इस साल चूँकि आइस एक बढ़ता हुआ नया नशा है जो कि नौजवान नस्ल को मुतासर कर रहा है, तो उसके मरीज़ हमारे पास बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। नहीं, तो आपने मेरे सवाल का जो जवाब था, मैं ये पूछना चाह रहा था कि किस एज ग्रुप के लोग ज़्यादा आते हैं, क्या है? ओके, एज ग्रुप में ये है कि जो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स की एज है, जिस तरह 18 से ऑनवर्ड्स 25, 28, 30, 35, इतनी एज ग्रुप के जो हैं लोग ज़्यादा आ रहे हैं हमारे पास। और नौजवान नस्ल बहुत से हमारे पास अभी भी ऐसे मरीज़ हैं जो कि यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स हैं, कोई BS का स्टूडेंट है। तो ये वाली जो एज ग्रुप है दैट्स बिटवीन 18 से 25 साल और 30 साल, ये बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो रही है आजकल नशे की वजह से। बिल्कुल, जैसे कि मुआशरे के जो हमारे मसाइल है, जो कि सीरियस इशूज़ है, यकीनी तौर पर वो जाके आगे फिर इंसान वो ड्रग की तरफ जाता है। लेकिन मैं जो जिस एज ग्रुप की मैं बात करने लगा हूँ, लाइक जो कि स्टूडेंट्स हैं हमारे कॉलेजेस के, उनके तो इतने कोई फाइनेंशियली या कोई और जो सोशल इश्यूज़ है वो नहीं होते, उनके पीछे क्या लॉजिक होती है कि वो ड्रग इस्तेमाल करते हैं? एक्चुअली देखिए, मैंने पीयर प्रेशर का जो वर्ड यूज़ किया है वो हर सिनेरियो में फिट इन होता है। लाइक अगर कोई डिप्रेस्ड है, इवन देन वो दोस्तों से जब मशवरा करता है तो वो फ़न के लिए या उसको उस परेशानी से निकालने के लिए उसको एडवाइस करते हैं कि ये काम ज़्यादा अच्छा है, ये तुम्हें तुम्हारी परेशानियों से निजात दिला सकता है या तुम्हें अच्छी लाइफ की तरफ लेके जाएगा। लेकिन एट दी एंड नेचुरल में अगर हम रिज़ल्ट देखें तो वो तबाही ही होती है, उनकी बेटरमेंट नहीं होती इसमें। तो बेसिकली अगर हम जितना हमने रिसर्च रिपोर्ट्स जो हैं वो भी यहाँ पे हम लोग, क्योंकि इंटर्नशिप्स भी बच्चों को करवाते हैं, तो वो जब पूछते हैं इनसे रीजंस के बारे में। अच्छा, ये भी है, ऐसा भी है, ये भी मैंने अक्सर केसेस में देखा है कि शौक में जो है ना वो फर्स्ट टाइम जो है वो ड्रग का इस्तेमाल किया जाता है और वो एंजॉय करते करते फिर वो आपकी मजबूरी बन जाती है, ऐसा भी है। तो इनकी परसेंटेज कितनी है? इसकी परसेंटेज भी आप ये समझ लें कि 50 अबव जो है वो परसेंटेज इसकी भी है कि लोग जो है ना सिर्फ जो शौक में करते हैं, क्योंकि हम हमेशा ये देखते हैं कि कोई भी नो वन एवर प्लान्स टू बिकम अ ड्रग एडिक्ट। जो भी नशा शुरू करता है वो कोई छोटी मोटी किसी भी वजह से शुरू करता है, चाहे वो फ़न है, पीयर प्रेशर है, मसले मसाइल हैं, जो भी है। लेकिन एट दी एंड रिज़ल्ट यही है कि वो एक पेशेंट की सूरत में मुआशरे में वो फिर अपनी ज़िंदगी गुजार रहा होता है। नशा बहुत बुरी चीज़ है जो कि ना सिर्फ आपसे आपकी शनाख्त छीन लेती है बल्कि आपसे आपका पूरा ख़ानदान छीन लेती है। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि आपको जो है सोशल होना पड़ेगा और फिर आपकी फैमिली को आपका साथ देना पड़ेगा। और यहाँ पर हम इस वक्त आ गए हैं ये खुद। अच्छा जी, लेबॉर्ट्री छोटी सी लैब हमने इस्टेब्लिश की हुई है। इसमें यह होता है कि जो पेशेंट टेस्ट करवा के बाहर से आते हैं, 2 टेस्ट ऐसे होते हैं जिनको हम दोबारा रिव्यू करते हैं, एक HIV टेस्ट और एक हेपेटाइटिस B, क्योंकि ये दोनों ऐसे इन्फेक्शियस हैं कि एक से दूसरे मरीज़ को लग सकते हैं। तो हम ऐसा भी होता है बाज़ दफ़ा के बाद पेशेंट किसी और का ब्लड दे के टेस्ट करवा के लेके आए, तो ये हमारा लैब असिस्टेंट है और यहाँ पे टेस्ट करते हैं। टेस्ट होने के बाद जब हम वेरीफाई कर लेते हैं तो फिर हम उसका एडमिशन कर लेते हैं। अच्छा जी, बिल्कुल। हम यहाँ पर इस वक्त जिस हाल में मौजूद है, इस हाल में यहाँ पर जो ये मेरे पीछे अगर आप देखें, ये जितने भी नौजवान हैं ये सारे के सारे वो लोग हैं जो कि मंशियात के आदी है और पाकिस्तान क्या पंजाब के मुख्तलिफ़ इलाक़ों से इनका ताल्लुक़ है। और इनमें से ऐसे भी हैं
जिनका इलाज मुकम्मल हो चुका है। कुछ कल अपने घर चले जाएंगे, कुछ परसों अपने प्यारों के पास चले जाएंगे और कुछ बहुत जल्द अपना इलाज मुकम्मल होने के बाद अपने प्यारों के पास जाके दोबारा अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत करेंगे। मेरे साथ एक भाई यहाँ पर मौजूद है, मैं इनसे बात करने की कोशिश करता हूँ कि आखिर क्या वजह थी कि इन्होंने नशा करना शुरू किया और अब इस वक्त इस इलाज के बाद इनको कैसा फील हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है बॉस आपका? असद नाम है मेरा। असद, कहाँ से ताल्लुक़ है? मेरा ताल्लुक़ रावलपिंडी से है। कौन सा नशा करते थे और कब से यहाँ पर हो और अब कब तुम्हारा इलाज मुकम्मल हो जाएगा? क्या समझते हो कि नशा कोई अच्छी चीज़ है या बुरी चीज़ है, ये सब बताएं। ये जी मैं 3-4 साल हो गया मैं हैश यूज़ कर रहा हूँ। फिर मुझे रिलेटिव ने बताया ये ARICMA का, तो मैं यहाँ पे आया हूँ, एडमिट हुआ हूँ। मैं मंडे को जा रहा हूँ, तो इंशाल्लाह मैंने ये फील किया कि यहाँ पे जो लाइफ है बेस्ट लाइफ है, मैं बहुत बेहतर फील कर रहा हूँ। जब मैं आया था तो मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेस था, लेकिन जब मैं यहाँ से जा रहा हूँ तो मेरा माइंड बहुत पॉजिटिव है। तो मैं अपनी यूथ को भी यही पैगाम देना चाहता हूँ कि नशे जैसी लानत से दूर रहें। मैं बहुत अपने आप को कंफर्टेबल फील कर रहा हूँ और मैं बाकी अपनी यूथ को भी ये पैगाम देना चाहता हूँ कि वो नशे जैसी लानत से दूर रहें। बिल्कुल जी, नशे जैसी लानत से दूर रहिए। एक और भाई हमारे साथ आगे आइए जी। क्या नाम है आपका? शहरयार नाम है। शहरयार, कहाँ से ताल्लुक़ है? सर मैं रावलपिंडी से ताल्लुक़ रखता हूँ। और कितनी उम्र है? कौन सा नशा करते थे? यहाँ पर कैसे पहुँचे? कब वापस जा रहे हो और क्या सोचा है यहाँ से जाने के बाद मुआशरे में अपना किरदार अदा करना है या फिर नशे की तरफ जाना है? नहीं सर, माशाल्लाह मैंने यहाँ पे अपना 2 महीने मेरे मुकम्मल होने वाले हैं। मैं आया था तब तो मैं बहुत वीक था और ज़हनी स्ट्रेस में था। इंशाल्लाह अभी मेरा इलाज मुकम्मल हो गया और अब दोबारा मैंने जाके नशे जैसे इस बीमारी से महफूज रहना है। और मैं अपनी यूथ को ये चैलेंज देना चाहता हूँ कि NF का इदारा है इस्लामाबाद में, यहाँ पे बहुत ही अच्छे तरीके से इलाज किया जाता है। पेशेंट को बहुत प्यार से फैसिलिटेट करते हैं और माशाल्लाह हम अभी बहुत फ़िट महसूस कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल इनका यही कहना है कि माजी में होने वाली जो गलतियां हैं उनको बुलाकर मैं दोबारा यहाँ से इलाज मुकम्मल होने के बाद मुआशरे का एक बावकार शहरी बनूँगा और अपनी वालदा और अपने भाई की जो है ना वो खिदमत करूँगा। अच्छा सर, ये बताइए कि जैसे कि माशरे में इस वक्त ख़वातीन के हवाले से हम बात कर रहे थे कि ड्रग्स लेने वाले में, आइस का नशा करने वाले में फ़ीमेल की तादाद बहुत ज़्यादा है, तो क्या हमारे रिहेबिलिटेशन सेंटर में कोई ऐसा सिस्टम नहीं कि यहाँ पर ख़वातीन आ सके? जी, इससे पहले तो हमारे पास इस तरह का कोई सिस्टम नहीं था, लेकिन पिछले 1 साल से हमारा एक हॉस्पिटल अंडर कंस्ट्रक्शन है जो 100 बेडेड हॉस्पिटल है और ये साथ ही नज़दीक हमारा बन रहा है, जिसमें 30 फ़ीमेल बेड्स हैं और 70 जो है वो मेल बेड्स हैं। और फीमेल के साथ जुवेनाइल्स यानी छोटे बच्चों को भी हम साथ रखेंगे क्योंकि कुछ बच्चे भी एडिक्ट हो जाते हैं। तो इसलिए ANF ने अभी इसके ऊपर ख़ास काम किया है और हॉस्पिटल जो है इट इज़ कमिंग अप इंशाल्लाह अनदर 2-3 मंथ्स में तैयार हो जाएगा और वहाँ पे फिर हम लोग ये सारे शिफ्ट भी उधर हो जाएंगे और फिर उसमें लेडीज़ ख़वातीन का भी इलाज होगा और मेल मेम्बर्स का भी इलाज होगा। ये सब कुछ जो है फ्री ऑफ कॉस्ट होता है? इट इज़ ऑल फ्री ऑफ कॉस्ट जी। पहले दिन से लेके आखिर दिन तक, रजिस्ट्रेशन से लेके ट्रीटमेंट तक और फाइनली डिपार्चर तक, बंदा जब डिस्चार्ज होता है और उसके बाद 2 साल तक फॉलोअप, ऑल फ्री, नॉट अ सिंगल पेनी, एक पैसा भी नहीं चार्ज किया जाता जी। तकरीबन एस्टिमेटेड एक पेशेंट पे कितनी कॉस्ट आती है, कितना खर्चा आता है? जी, एक पेशेंट पे तकरीबन अगर हम उसको वर्कआउट करें, खाना भी उसका शामिल करें और उसकी मेडिसिन भी शामिल करें, प्लस ये बाकी जो उसके लवाजमात हैं, तो तकरीबन जी 4 लाख प्लस हमारा जो खर्चा हो जाता है, 4 लाख से प्लस हो जाता है। बहुत अच्छा जी, बहुत बड़ा एक अमाउंट है जो कि यहाँ पर मरीज़ों की निगहदाश्त पर, उनकी बहाली पर ANF के ज़ेर तमाम ये जो बहाली मरकज़ है यहाँ पर इन मरीज़ों का इलाज हो रहा है। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हमने आपको रावलपिंडी शहर में होने वाले मंशियात के कारोबार और मंशियात फरोशों के ख़िलाफ़ हुकूमती सतह पर, पुलिस की सतह पर और ANF की तरफ से जो होने वाले इक़दाम हैं उसके बारे में मुकम्मल आगाही देने की कोशिश की है। इसी के साथ मैं इसरार खान आपसे रावलपिंडी शहर से इजाज़त चाहूँगा। अगले प्रोग्राम में दोबारा हाजिर होऊंगा, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।